नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व 2021-22 की तैयारी के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। इस परीक्षा में यानी प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हमें किस प्रकार से हल करना है, ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यह परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंक जो है आपके वार्षिक परिणाम में जुड़ते हैं। इसे एक अर्धवार्षिक परीक्षा का दर्जा भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, समीकरण 3x धन 2 बराबर 17 में x का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 15, 7, 5 और 8। अब देखिए गणित में क्या होता है कि जब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं करते ना, तब तक उसका सही ऑप्शन हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको मौखिक रूप से हल किया जा सकता है, तो उनके आंसर हम दे सकते हैं। अदरवाइज हमें थोड़ा बहुत तो हल करना ही पड़ता है। तो इनको कैसे करते हैं ये भी आपको समझाते हुए चलूँगा, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि प्रश्न को कैसे हल किया जाए। हमें सीखना है, रटना नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए। तो देखिए अब यहाँ क्या है कि 3x धन 2 बराबर 17 है। अब धन 2 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाता है 3x बराबर, है ना, 17 माइनस 2। ठीक है, अब 17 में से हमने 2 माइनस कर दिया है, कितना बचा 15, यानी 3x बराबर हो जाएगा 15। अब हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x के साथ में 3 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की। पक्षांतर करेगा तो करेगा भाग की क्रिया अर्थात बटे में। 3 से 5 को हमने डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी x वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में आसन्न कोण का युग्म है ना। आकृति आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें आसन्न कोण कौन कौन से होते हैं, है ना। तो हम जरा समझ लें कि आसन्न कोण होता क्या है ना। तो ऐसा कोण होता है कि जिनकी उभयनिष्ठ भुजा एक होती है ना। दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, वो कहलाएंगे आसन्न कोण। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन दिया है कोण BOC और कोण AOD, ये नहीं हो सकते हैं आसन्न कोण। ऑप्शन बी है कोण AOD और COD, हाँ ये आसन्न कोण हैं। देखिए ये AOD और COD, ये COD हम देख रहे हैं। देखो AOD और COD की उभयनिष्ठ भुजा OD है ना। एक भुजा उभयनिष्ठ है और उनका शीर्ष बिंदु भी उभयनिष्ठ है। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या आपको दिए हैं, आसन्न कोण दिए हैं। अब इसके बाद में ये कोण और ये कोण भी आसन्न कोण होंगे क्योंकि दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। तो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है वे कहलाते हैं आसन्न कोण। ठीक है ना। चलिए अब अगला जो प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या क्या होगी। हम यहाँ देख रहे हैं एक संख्या रेखा आपको दी गई है इस प्रकार से, और इसमें 0 और 1 के बीच, है ना, कितने 9 खंड किए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि 1/9, 2/9, फिर यहाँ क्या जाएगा 3/9, 4/9 और यह आएगा 5/9। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है बीजीय व्यंजक -3x y की घातांक 4 z वर्ग, है ना, -3x y पावर y एट द पावर 4 z स्क्वायर में संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। अब संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3 है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। गुणांक और संख्यात्मक गुणांक दोनों में अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5,
6 और 14 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, है ना। तो 6 और 14 का हम एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है देखिए, इस प्रकार से हम एलसीएम इसको निकाल भी सकते हैं। ये आप रफ कार्य कर लें, ये 6 और 14 हम निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देख रहे हैं 3 और 7 दोनों क्या है, अभा संख्या है, 3 का गुणा कर देंगे, है ना, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। और जो भी आप कार्य करें ना, ये रफ कार्य में करें। एक अगला परीक्षा में भी एक रफ कार्य के लिए पेज होता है, उसका यूज कर सकते हैं आप, है ना। प्रश्न क्रमांक 6, 10,000 में कितने सैकड़े होंगे? 10,000 में वो सिंपल है, पहले हम क्या करें, 10,000 लिख लें, लिख लिया। अब कितने सैकड़े होते हैं, सैकड़े यानी क्या होता है 100, इसको हम 100 से डिवाइड कर दें। जिसका पूछा जाए कितने होते हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। लास्ट में शून्य है, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाता है, कितना हो जाए 100, है ना। तो 10,000 में कितने सैकड़े होंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कितने सैकड़े होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 5 घंटे 55 मिनट और 3 घंटे 8 मिनट का जोड़ क्या होगा, है ना। तो देखिए घंटे और मिनट को जोड़ते हैं ना, तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करें 2 कॉलम बना लेते हैं, एक बनाया हमने घंटे का और एक बना लिया मिनट का, ठीक है ना। तो घंटे के नीचे लिख देंगे कितने 5 घंटे 55 मिनट, हमने ये लिखा यहाँ 5 घंटे और 55 मिनट, इस प्रकार लिख लिया, ठीक है ना। फिर 3 घंटे और 8 मिनट, ये 3 घंटे और ये हो गया 8 मिनट। अब इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो देखिए मिनट में मिनट जोड़ेंगे, 55 और 8 हो जाता है 63, है ना, और 5 और 3 8, ये घंटे हो गए। देखिए घंटे और मिनट में हम हासिल नहीं जोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना। मिनट को मिनट जोड़ना है और घंटे को घंटे से जोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, हम मालूम है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक है ना। तो मिनट में से 60 या 60 का गुणज जो होगा वो घटा देंगे, 60 या 60 का गुणज यानी 60, 120, 180 संख्या को देख करके, या मिनट में हम क्या कर रहे हैं 60 का भाग भी लगा सकते हैं, जो भागफल आएगा उसको इसके नीचे लिख देंगे और शेषफल वहीं लिख देंगे। कैसे, देखिए 63 में हमने क्या किया कि 60 का भाग लगा दिया, ठीक है ना, तो 60 एकम 60, है ना। अब भागफल कितना आया 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। शेषफल कितना है 3, ये हमने 3 लिख दिया। शेषफल माइनस कर देंगे और भागफल जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये 60 में हम क्या करेंगे, इसको 60 जो है माइनस कर देंगे और यहाँ 3 बचेगा, तो 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 घंटे और 3 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया ये 60 से भाग लाया हमने, है ना। तो हमने 60 यहाँ माइनस कर दिया, एक बार भाग लगा ना तो कितना माइनस करेंगे 60 माइनस कर देंगे। 2 बार जब भाग लगाते हैं तो यहाँ 120 आता है, तो यहाँ पर 120, है ना, मतलब 60 या 60 का गुणज यहाँ पर माइनस करना है और जितनी बार भाग जा रहा है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 घंटे और 3 मिनट, ठीक है ना। तो मिनट को अलग जोड़ लें और घंटे को अलग जोड़ लें, और मिनट में से 60 या 60 का गुणज 120, 130, इस प्रकार से कितनी बार में 60 घट रहा है उतना करके हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है ना। तो बहुभुज है और इसके बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, है ना। इसका जो होता है वो 360 होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है 6, है ना। घन में भी फलकों की संख्या 6 होगी, तो घन हो चाहे घनाभ हो उनमें फलकों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। अगला है पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक हैं, है ना, योज्य तत्समक 0 है। पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो चाहे प्राकृत संख्या हो, सबके लिए
योज्य तत्समक 0 होता है ना। अब योज्य तत्समक मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसको किसी में जोड़ें तो योगफल वही संख्या आती है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो जोड़ने वाली है उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखा है कि मान लिया 5 है ना। अब 5 में हमने 0 जोड़ा तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। ये हो गया योज्य तत्समक, यानी जो संख्या थी वही का वही योग में आ गई। अब ऐसा क्या हो सकता है, जब उसमें हम 0 जोड़ें, ठीक है ना। तो 0 आपको क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। सही ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, दो सर्वांग सम कोणों में एक कोण की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप क्या होगी। तो देखिए सर्वांग सम कोणों में उनकी माप बराबर होती है। यदि एक कोण की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप भी 70 डिग्री होगी, तभी वह सर्वांग सम होगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास, जीवा, त्रिज्या या त्रिज्याखंड। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लिया हमने एक वृत्त बनाया है और इसका ये केंद्र है ना। तो केंद्र से परिधि की दूरी ये कहलाएगी त्रिज्या, इसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी त्रिज्या, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, है ना। अब 2/5 क्या है, ये आपकी है भिन्न। जब भी किसी भिन्न को, चाहे वो साधारण भिन्न हो चाहे वो दशमलव भिन्न हो, जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा, यानी 2/5 में हम 100 का गुणा कर देंगे, यानी 2/5 गुणा 100/1, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, शून्य के शून्य, अब 20 दूनी 40%, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2/5 का प्रतिशत मान क्या हो जाएगा, 40%, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम। देखिए अभी क्या गया था, योज्य तत्समक, और यहाँ क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम माने उल्टा, है ना। तो यहाँ पर 8 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -8, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को हम जोड़ें तो उसका योगफल हमेशा 0 आता है, यानी 0 आता है। तो वह एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -8 है, और -8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कि दोनों को जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 0, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 16, 2/5 और 1/3 का योगफल क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया है 3/8, 2/15, 1/2 और 11/15। तो क्या करेंगे कि 2/5 है ना धन 1/3, इस प्रकार से। अब इनका एलसीएम निकालेंगे हर का, 5 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आया, 15। अब 15 में 5 भाग लगाते हैं, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, धन 3 का भाग आया, 3 5 15, 5 एकम 5, 6 और 5 को जोड़ा, कितना आ गया, 11, 11/15, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है,